नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसमें भारत के प्राचीन महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आक्रमण के संदर्भ में थोड़ी जानकारी देंगे। वो महान शासक जिन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वप्रथम भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की, सर्वप्रथम उत्तर को दक्षिण से जोड़ा और उत्तर दक्षिण भारत की सीमा समुद्र तक पहुंच गई। तो उन्हीं के बारे में, उनके आक्रमण के बारे में और आक्रमण के कुछ छिपे हुए पहलू के संदर्भ में हम यहाँ अपनी बात रखेंगे, जो अमूमन सामने नहीं आ पाती हैं। ठीक है, उन्हीं को हम यहाँ सामने रखना चाहते हैं। आप जरूर एक एक शब्द सुनिएगा। बहुत अच्छी जानकारी है लेकिन ये कम उपलब्ध रहती है, तो मुझे लगा कि यह जानकारी आपके समक्ष रखनी चाहिए। आप सुनते हैं, हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, आप इसे भी पसंद करेंगे। एक एक शब्द सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मूल बात पर आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, वही चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य के शिष्य थे और जिन्होंने उस समय ईसापुर चौथी सदी, ईसापुर 322-323 के आसपास घनानंद को पराजित किया था। वह क्रूर, निर्दयी, आताताई घनानंद, जिसने मां भारती की रक्षा के बजाय अपने स्वार्थ में अधिक लगा रहा और भारत पर सिकंदर का आक्रमण हो गया था। उसने उसको रोकने के बजाय चाणक्य का ही अपमान कर दिया था। उसको उस चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु की सहायता से पराजित किया था। तो हम इस पूरे प्रकरण में एक छिपा हुआ भाग जो अमूमन सामने नहीं आ पाता है, उसी पर अपनी बात रखेंगे। अब जैसा कि आपको मालूम है, हमने भी वीडियो प्रस्तुत किया है, किताबों में जानकारियां सर्वत्र उपलब्ध हैं और आप लोग जानते भी हैं कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर दिया था और मगध का सम्राट बन बैठा और मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो अब घनानंद और चाणक्य का प्रकरण हमने भी वीडियो डाला है, आप पीछे देख सकते हैं। देखे होंगे तो भी, और ना देखे होंगे तो फिर से एक बार देख लीजिएगा कि कैसे कैसे अपमान किया गया था चाणक्य का। और इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को भी कहा जाता है कि उस दरबार में बंदी बनाया गया था। ऐसा भी कहावत आती है, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी उस नंद सम्राट के सेना का एक सिपाही था और कुछ विद्रोह या किसी और पहलू की वजह से, मुद्दे की वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। लेकिन वह जेल से किसी तरह भागा। फिर तक्षशिला में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की अंततः मुलाकात हुई। दोनों के लक्ष्य एक थे, घनानंद को उखाड़ फेंकना। दोनों के लक्ष्य मिले तो घनानंद को उजाड़ दिया गया, उखाड़ फेंका गया, तहस नहस कर दिया गया और मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। अब घनानंद पर आक्रमण, तरह तरह के विवरण मिलते हैं कि कैसे आक्रमण किया गया होगा, लेकिन हम आपको जो इसका अछूता भाग जो अमूमन सामने उपलब्ध नहीं हो पाता है, मैं उसी को रखूंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध पर आक्रमण करने की योजना बनाई गुरु चारण की सहायता से, तो किसकी सबसे बड़ी सहायता उसको मिली थी? तो वह शासक था उस समय तत्कालीन कश्मीर का शासक पर्वतक का लड़का मलयकेतु। ये दोनों उसके सबसे बड़े सहयोगी थे। और ऐसी भी कहावत है, ऐसा भी विवरण मिलता है, ऐसा भी कहा जाता है कि संभवतः उन दोनों में एक संधि भी हुई थी कि जब घनानंद पराजित हो जाएगा, मगध पर अधिकार कर लिया जाएगा, तो उस साम्राज्य को आधा आधा बांट लिया जाएगा। यानी कश्मीरी शासक पर्वतक को मगध का आधा राजपाट देना शायद तय हुआ था। अब इसको पक्के तौर पर हम खुद नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसके पक्के सबूत मिलते नहीं है, विवरण मिलते जरूर है, लिखा हुआ मिलता है। तो वही जो अछूता भाग है वही आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़ा ही रोचक प्रसंग है और इसको सामने रखना भी जरूरी है कि पर्वतक से संभवतः एक संधि हुई थी कि मगध पर जब आक्रमण किया जाएगा, हम विजयी हो जाएंगे तो आधा आधा राज बांट लिया जाएगा मगध का। तो चूंकि वो भी एक बड़ा शासक था और उसके पास भी शक्तिशाली सेना थी, तभी तो उसने मगध पर चढ़ाई के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। अब उस मगध पर जिसके डर से सिकंदर वापस लौट गया था, तो अब समझा जा सकता है कि पर्वतक कितना कमजोर शासक नहीं रहा होगा। फिर भी लड़ाई हुई और मगध के सम्राट घनानंद को पराजित किया गया। जो योजना बनी तो निश्चित रूप से चाणक्य की ही पूरी नीति के अनुसार योजना बनी और विशाल सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को घेर लिया था। ईसा पूर्व 323
उस समय ये गुरु चाणक्य के पास ही तक्षशिला में रहता था। धीरे धीरे चाणक्य की सहायता से वह पंजाब और आसपास के क्षेत्रों को जीतकर वहां का शासक बन बैठा था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो प्रारंभ में वो शासक पंजाब और आसपास के क्षेत्र में थे। ऐसा नहीं था कि वो सीधा मगध को ही हथियाए थे, ऐसा नहीं है। वो इसके पहले पंजाब के शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब के शासक थे गुरु चाणक्य की सहायता से। अब वहां मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य की कश्मीरी शासक परोतक से हुई। फिर परोतक से सहायता ली गई। परोतक का लड़का मलयकेतु, दोनों ने सहायता की। फिर विशाल सेना के साथ पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर दी गई। ईसा पूर्व 323 पाटलिपुत्र को चारों तरफ से घेर लिया गया। फिर घोर युद्ध होगा। कहा जाता है कि बहुत भयानक युद्ध होगा उन दोनों सेनाओं के बीच में, और अंततः विजयी चंद्रगुप्त मौर्य हुए और घनानंद पराजित हुआ और अपने कुल सहित मारा गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने केवल घनानंद को नहीं पराजित किया था, उसे ही केवल नहीं मारा था, वरन उसके साथ साथ उसके कुल के जो मुख्य सदस्य थे संभवतः सबको मार डाला गया था और अंततः मगध पर सत्ता हथियाई गई और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। अब बात आती है कि एक तो सबसे बड़ी सहायता जो मिली थी वो कश्मीर के शासक परोतक की। तो क्या बात इसमें खास है कि हम इतना जोर देना चाहते हैं? जोर यह कि जब परोतक से सहायता मांगी गई थी तो संभवतः एक संधि हुई थी कि आधा आधा राजपाट बांट लिया जाएगा। जब मगध पर विजय प्राप्त हो गई तब ये बात आई और संभवतः परोतक ने इनसे कहा भी चंद्रगुप्त मौर्य से कि संधि के अनुसार हमें आधा राजपाट मिलना चाहिए। और उस समय चाणक्य को यह मंजूर नहीं था। चाणक्य ने संभवतः हाँ तो कहा ही होगा, लेकिन चाणक्य को यह मंजूर नहीं था कि इस राज्य में बंटवारा किया जाए। तो चाणक्य ने वहां फिर कुटिल चाल चली और चाणक्य की उस कुटिल चाल से अंततः परोतक को मार डाला गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने न सिर्फ परोतक को मारा पर उसके पुत्र मलयकेतु को भी मार डाला। इस तरह से कश्मीर के शासक को भी पराजित कर दिया गया। अब ये बड़ा दुखद पक्ष है कि एक सहयोगी जो मित्र था अब क्यों मार डाला गया। क्या यह मगध साम्राज्य के पक्ष में था या विश्वासघात हुआ उसके साथ? अब तो इस पर हम बिल्कुल नहीं प्रकाश डाल पाएंगे क्योंकि इस संदर्भ में जानकारी कम उपलब्ध है। लेकिन कश्मीर का शासक मारा गया था और बात यहां आती है कि क्यों मारा गया, क्योंकि वो आधा राजपाट मांग रहा था और यह कदापि मंजूर नहीं था चाणक्य को, और चाणक्य की कुटिल चाल से उस परोतक को मार डाला गया। अब ये तो आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं कि यह उचित था कि अनुचित, लेकिन चाणक्य ने अगर सहायता की थी, चाणक्य अगर चंद्रगुप्त मौर्य का पक्ष ले रहे थे तो उसके पीछे बहुत बड़ी सोच थी कि महाभारती की रक्षा की जाए। अगर राज्य का बंटवारा किया जाता है तो राज्य पुनः कमजोर हो जाएगा और एक शक्तिशाली राज्य स्थापित होना चाहिए, और हुआ। और वह साम्राज्य इतना विशाल कि तमाम विदेशी इतिहासकारों ने भी कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन अखिल भारतीय था, पूरे भारत में था, उत्तर से दक्षिण तक था। इसमें प्लूटार्क और जस्टिन का नाम मुख्य है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी विजय पताका फहराई थी और पूरे भारत को एक राजनीतिक सूत्र में पुराया था। इनके साथ साथ अगर हम देखें महावंश टीका में, तो महावंश टीका में भी कहा गया है कि संपूर्ण जम्बू द्वीप पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। इसके साथ साथ अर्थशास्त्र और मुद्रा राक्षस में भी चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा समुद्र पार तक कही गई है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा अखिल भारतीय थी। पूरा अखिल भारत, इस समय जो वर्तमान भारत है इससे भी कहीं बहुत बड़ी रही होगी क्योंकि काबुल तक इसकी सीमा जाती थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत था। अब जो बहुत बड़े इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी, इन्होंने एक बात कही कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए पूर्व में यानी पाटलिपुत्र यानी भारत का पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ राज्य के लिए मार्ग प्रशस्त तो नंद शासक ने किया, तो पश्चिमोत्तर में सिकंदर ने कर दिया था। सिकंदर आक्रमण किया, कमजोर शासक थे, पराजित हुए, उसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य को मिला और इसने पूरे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। जब सिकंदर वापस लौटने लगा और तो उसने उस संपूर्ण क्षेत्र पर सेल्यूकस को शासक बना दिया। सेल्यूकस जब शक्तिशाली हो गया तो सेल्यूकस ने भी ईसा पूर्व 305 में मगध पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन उसकी बुरी पराजय हुई। फिर दोनों में संधि हुई। संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कांधार, काबुल घाटी और बलूचिस्तान दिया। अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी किया चंद्रगुप्त मौर्य से और उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500
हाथियां उपहार भी, अन्न भी उपहार दिए, 500 हाथी भी उपहार में दिए। तो ऐसा नहीं है, उसके साथ अच्छा संबंध हो गया। फिर सेल्यूकस का ही जो राजदूत था वो यहाँ राज दरबार में रहने लगा पाटलिपुत्र में, जिसे हम मेगास्थनीज कहते हैं। उसकी इंडिका लिखी गई और इंडिका हमारे लिए एक प्रमाणिक पुस्तक भी है। तो हमने बड़े संक्षेप में आपके सामने यह पूरा विवरण रखा। चंद्रगुप्त मौर्य का आक्रमण तो मगध पर था, आक्रमण तो सेल्यूकस पर भी था, लेकिन इसका एक जो अछूता पहलू था वह कश्मीर के शासक प्रवर्तक का प्रकरण। तो प्रवर्तक के प्रकरण को हमने आपके समक्ष बड़े संक्षेप में रखा। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम चाहेंगे कि हमारे अन्य वीडियो को भी आप जरूर देखें। तो हम इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।